नमस्कार, राम राम सभी को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपकी एक हिंदी साहित्य की श्रृंखला मैंने आपको चला रखी है और डेली की एक क्लास आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे अपन अपन इतना बड़ा डिटेल वो अपन पढ़ने वाले नहीं है। शॉर्ट में अपन हिंदी साहित्य का इतिहास, एक वजन जो आपको लगता है कि इतना सारा बड़ा है, इसको कैसे याद करें, इसको एकदम छोटे रूप में मैं करके आपको धीरे धीरे पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दूंगा, पूरी काव्यशास्त्र पढ़ा दूंगा। पूरा आपको व्याकरण मैं पहले से पढ़ाता ही आया हूँ, काव्यशास्त्र में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। हिंदी साहित्य अपन पढ़ ही रहे हैं, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की कोई भी परीक्षा हो, जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आ रहा है साथियों, वहाँ पर आपको इस तरीके से हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो मैं आपको हिंदी साहित्य की क्लास एक दे चुका हूँ पहले वाली। आज अपन दूसरी क्लास में, आज जो उससे आगे है, अपन ने जो पिछली क्लास पढ़ी उससे आगे पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जहाँ छोड़ गया था वहीं से चालू कर रहा हूँ साथियों। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है साथियों। सबसे पहले आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले कल पढ़ा गया था उसको 1 मिनट में रिपीट कर दूंगा, और आज जो पढ़ेंगे तो अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिंदी हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य लेखन लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ प्रमुख पद्धतियाँ। ठीक है भाई। एक तो अपन ये देखेंगे एवं 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 प्रमुख वार्ता साहित्य, एवं प्रमुख वार्ता साहित्य ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से अपन आज इसको पढ़ेंगे, शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो साथियों, मैंने जो पिछली क्लास आपको पढ़ाई थी वो मैंने आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का क्रम, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, हिंदी शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इतिहास किसे कहते हैं ये भी अपन ने पिछली बार चर्चा की थी। और इसके बाद आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जो मैंने पिछली क्लास जो आपको पढ़ाई है उससे आगे की चर्चा अपन करेंगे। हिंदी साहित्य के बारे में किस किस विद्वान ने कौन कौन, हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, इस तरीके की जो परिभाषा है अपन ने 5-6 कवियों की और प्रमुख आचार्यों को देखा। इसके बाद में आज अपन देखेंगे हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। यहीं पर मैंने पिछली क्लास आपकी छोड़ी थी। साथियों, मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं वो आपकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपकी पद्धतियाँ चलेगी, 4-5 पद्धतियां हिंदी साहित्य में आई। सबसे पहली बात तो देखो, वर्णानुक्रम वर्णानुक्रमी पद्धति वर्णानुक्रमी पद्धति एक पद्धति तो ये थी जिसमें हिंदी साहित्य लिखा गया है। दूसरे नंबर की जो पद्धति वो है आपकी कालानुक्रमी। कौन सी है? कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो आपकी पद्धति आएगी वो कौन सी आएगी? वो आपकी बहुत ही मोस्ट पद्धति है, यहाँ से खूब सवाल आता है, जो आपकी विधेयवादी पद्धति है। कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। और एक अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पढ़ेंगे? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और एक अपन चर्चा करने वाले हैं सामाजिक पद्धति। सामाजिक पद्धति, सामाजिक पद्धति। वैसे आप इसके बारे में जानते ही होंगे साथियों, इसमें से मोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। पांचों के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, और जहां से सवाल बनता है अपन को दुनिया भर का, इसमें कुछ भी ज़्यादा लिखना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना कि इसकी डिटेल लिखो, फलाना लिखो, ये लिखो। आपको सीधा इसके नाम से पता है, वर्ण अनुक्रमी पद्धति, यानी वर्णों को अनुक्रम बनाया है। जैसे आपके कै वाले जो कवि थे, उन कवियों को हिंदी साहित्य में शामिल किया और उनका वर्ण
वर्णन कर दिया, जैसे कबीर कर दिया, फिर केशव का कर दिया, फिर कै वाले नाम वाले कर दिए सारे, फिर खे से नाम चालू है, फिर गे से नाम चालू है। तो जिनका वर्णों का जो क्रम है उसके अनुसार ही जो हमारी हिंदी साहित्य में जो वर्णन किया गया उसका नाम है वर्णानुक्रम पद्धति। बात क्लियर है, कोई खास विशेष बात नहीं, अपन इतने अनसमझ तो है नहीं, सब समझते हैं। तो वर्णों को क्रम को निर्धारण को देख करके और जो कवियों का वर्णन किया हिंदी साहित्य में उस पद्धति को कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। और ये वर्णानुक्रम पद्धति है, इसको दो महान विचारकों ने, दो महान विद्वानों ने इनको अपनाया। एक तो फ्रेंच विद्वान आपके गारसा दे तासी है और एक शिव सिंह सेंगर है। तो यही सवाल आपका यहाँ से आता है सीधा सीधा सा कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखो प्रमुख आपके जो विद्वान है गारसा दे तासी, गारसा द तासी, इसको अपन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे गारसा द तासी को। और एक है आपके शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। जब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया है? वर्णानुक्रम पद्धति को। क्लियर है ना, बस इतना ही याद रखना है। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम का मतलब क्या है? काल को अनुक्रम बनाया, काल का मतलब जन्म तिथि को। तो जन्म तिथि को अनुक्रम कैसे बनाया? जैसे मेरी जन्म तिथि क्या है, फिर मेरे पीछे वाले की जन्म तिथि क्या है, ऐसे ही कवियों की जो जन्म तिथि थी, पहले पैदा कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, उनका सबका हिंदी साहित्य में वर्णन कर दिया। तो उसको कहा कालानुक्रम, काल के अनुक्रम, यानी आपकी जो जन्म तिथि है उसको आधार बनाकर कवियों का वर्णन किया, वो आपकी कालानुक्रम पद्धति है। और इसे भी आपके दो विद्वानों ने अपनाया, कालानुक्रम पद्धति को भी दो विद्वानों ने अपनाया। एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मैं यहां पर आपको सीधा ही ग्रियर्सन लिख देता हूं, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है ना। कालानुक्रम पद्धति को प्रमुख रूप से किस किसने अपनाया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनाया है। इसके अलावा आपके मिस्र बंधु हुए जिन्होंने आपकी मिस्र बंधु विनोद किताब लिखी थी, तो एक आपका अपनाया है मिस्र बंधुओं ने। किसने अपनाया? मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधुओं ने, ठीक है ना। तो दो विद्वानों ने कौन सी पद्धति को अपनाया है? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। इसके बाद में विधेयवादी जो पद्धति है, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं आपसे, तो विधेयवादी जो पद्धति है ये आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो फ्रेंच विद्वान थे, ये फ्रेंच विद्वान, और फ्रेंच विद्वान थे तेन महोदय, तेन महोदय, तेन महोदय। कौन है ये? तेन, या इसको बेन महोदय भी कहते हैं, तेन महोदय भी कहते हैं। और यदि अपन भारत की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारत में कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारत में ऐसे लिख लेते, भारत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आपके कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति को माना जाता है, क्योंकि इस विधेयवादी पद्धति में आपकी जो समाज का जो वातावरण है उसको देख करके कवियों का वर्णन किया गया। कौन सा कवि श्रेष्ठ है, कौन सा कवि अच्छा है, कौन से कवि ने किस प्रकार की रचनाएं की है, तो वो बात आपके किस पद्धति में है? विधेयवादी पद्धति में। और सभी पद्धतियों में सबसे श्रेष्ठ जो पद्धति मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम में वर्णों को अपनाया है, वर्ण, पहला वर्ण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर है। और कालानुक्रम पद्धति है डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने आपकी कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। और यदि विधेयवादी पद्धति की बात करें तो आपके फ्रेंच विद्वान तेन महोदय ने सबसे पहले इस पद्धति को अपनाया। और इसके बाद में यदि हमारे भारत की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाया। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो देखो यहां खोज को महत्व दिया है, यानी किस विद्वान ने किस तरीके की खोज की है ना, नई नई चीजों को खोजा, नई नई कविताएं, नए नए लेख लिखे, उसी हिसाब से कवियों का वर्णन कर दिया, उसे कहा वैज्ञानिक पद्धति। और हिंदी साहित्य में एक वैज्ञानिक इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वो लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त। तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किसने किया? गणपति चंद्र गुप्त। किसने किया है? गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त। ये गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी पद्धति को अपनाया है? वैज्ञानिक पद्धति को। इतना तो याद रखना ही है। सामाजिक पद्धति की बात करें तो सामाजिक वातावरण का उल्लेख इसमें किया जाता है सामाजिक पद्धति में, यानी जहां सामाजिक वातावरण को देख करके ही विद्वानों का जिससे हिंदी साहित्य में वर्णन किया वही आपकी सामाजिक पद्धति कहलाई। यानी समाज किस प्रकार से, समाज
आपका वातावरण, सामाजिक वातावरण कैसा है, उसमें कवियों ने कैसा लेख लिखा है, उसको देख करके जो सामाजिक पद्धति अपनाई गई वह पद्धति कहलाई सामाजिक पद्धति। और इसका प्रयोग किया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ध्यान रखना है बस, केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है भाई? तो ये आपको ये पद्धति थी, केवल इतना सा ही सवाल पूछता है कि वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाई, कालानुक्रम किसने अपनाई, विधेयवादी किसने अपनाई, इन सभी में से श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है और सामाजिक पद्धति का प्रयोग किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्लियर है ना? बस इतना सा का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में। अब मैं आगे की यदि आपसे चर्चा करूं तो ये तो जो पद्धतियां थी ये सभी मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, कोई खास विशेष बात नहीं है। अब मैं आपसे बात करूं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आपसे यहां चालू करने वाला हूं अब हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, लेखन की परंपरा कहाँ से चली है? तो देखो ध्यान से, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है वो मैं आपको 1 मिनट बोल के बता रहा हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास माना जाता है 10वीं सदी से, लेकिन धीरे धीरे यहीं से आपकी लेखन की परंपरा धीरे धीरे चालू हो गई। लेकिन जिसका जो वास्तविक प्रारंभ है वो माना जाता है 1839 में गारसद तासी ने इनकी रचना लिखी थी, है ना, एतवार दयाला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी। तो यहीं से हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत मानी गई, यानी 1839 का मतलब 19वीं सदी। तो 19वीं सदी से ही हिंदी साहित्य की वास्तविक जो लेखन परंपरा है ये चालू हो गई। लेकिन बीच में ही आपके इसमें वार्ता साहित्य आ गए, यानी हिंदी साहित्य प्रमुख रूप से चालू नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ वार्ता साहित्य आ गए। वार्ता साहित्य में जैसे आपका 84 वैष्णवों की वार्ता है, 252 वैष्णवों की वार्ता है ना, आपका नावादास का भक्तमाल है, आपका कालिदास त्रिवेदी का आपका कालिदास हजारा, ये ऐसी रचनाएं बीच बीच में आ गई। अर्जुन देव का, आपका गुरु अर्जुन देव का जो संकलन है वो आ गया, है ना। तो आप इनको बीच बीच में जो वार्ता साहित्य है उनको पढ़ने वाले हैं, और हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है इसको आपको याद रखना है, सवाल यहाँ से खूब रूप से पूछा जाता है। तो देखो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है ना 10वीं सदी से माना जाता है। तो आपको देखना है यहाँ, आपको जो मैं प्रमुख रूप से लाइन लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। देखो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास 10वीं सदी से माना जाता है, 10वीं सदी से माना जाता है, 10वीं सदी से माना जाता है। यहीं से लेखन की विचारधारा चालू हुई। ठीक है भाई। किंतु देखेंगे आप, किंतु वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी साहित्य का प्रारंभ या हिंदी साहित्य लेखन का, ऐसे कर सकते हो आप, हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मैंने बताया ना आपको अभी, हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ 1839 ईस्वी या कहें आप 19वीं सदी से माना जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से हुआ है, तो या तो आपको 1839 ईस्वी मिलेगी या आपको 19वीं सदी मिलेगी। क्लियर है ना। अब मैं आगे की यदि मैं बात करूं तो देखेंगे हिंदी साहित्य लेखन शुरू होने
होने के बाद, होने के पहले, पहले मध्यकाल में कुछ कुछ प्रमुख वार्ता साहित्य लिखे गए, कुछ प्रमुख वार्ता साहित्य, वार्ता साहित्य लिखे गए, लिखे गए जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। बात क्लियर हो गई? फिर से समझा देता हूँ। हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है, अब आप कितना ही लंबा चौड़ा पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, सवाल तो जो आता है वो मैं एक एक लाइन में आपको सवाल लिख रहा हूँ। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 10वीं सदी से माना जाता है और यहीं से लेखन की विचारधारा चालू हो गई, किंतु वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ माना जाता है वो 1839 या 19वीं सदी से माना जाता है। हिंदी साहित्य लेखन शुरू होने से पहले ही, है ना, जब लेखन चालू हो गया तो मध्यकाल में कुछ वार्ता साहित्य लिखे गए। वो वार्ता साहित्य आपको याद रखने, क्योंकि यहां से प्रमुख रूप से सवाल आता ही आता है, एक अनेक बनता है। अच्छी 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 जो परीक्षाएं हैं उनमें यहां से कोई न कोई सवाल आपका बनता है। तो देखो, सबसे पहले अपन यहां हेडिंग डालेंगे मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य। क्या लिखेंगे अपन? मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य। मध्यकाल में, मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य। अब हमको यहाँ कोई पीएचडी करनी होती, कुछ और करना होता, या हमको कोई बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होता, मतलब ऐसे कि हमको इसको लेखन कार्य करना है, तब तो हम इसकी बहुत डिटेल पढ़ते। अब आप कहीं से भी कितनी सारी डिटेल पढ़ लो, पूरे पाठ में से आप भी जानते हो कि 10% मोस्ट निकलते हैं। जैसे एक पेज निकाला आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% अंडरलाइन करते हैं हम कि भाई ये मोस्ट है केवल। अब वो पूरा पाठ तो समझने के लिए ही तो पढ़ते हैं, तो हमने समझने के लिए तो बहुत पढ़ रखा है ना। अब प्रमुख प्रमुख चीज़ों को पढ़ो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे बहुत जल्दी आपको हिंदी साहित्य सिमट करके छोटा सा हो जाएगा और आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। और जब हम इसको लंबा चौड़ा पढ़ते हैं तो इधर का पढ़ते इधर का भूल जाते हैं, आदिकाल पढ़ करके इधर भक्ति काल में जाते हैं, तब तक आदिकाल गाया, फिर रीति काल में जाते तो भक्ति काल गाया, फिर आधुनिक काल में चक्कर खाने लग जाते हैं, नाटक उपन्यास, है ना, आपका यात्रा व्रत संस्मरण, इनमें चकमा खा जाते हैं। द्वितीय युग का कवि कौन सा है, भारतेंदु युग का कौन सा है, फलाना कौन सा है, तार सप्तक का कौन सा है, उसमें चकमा खाते फिरते हैं। तो बिल्कुल चकमा खाने ही नहीं दूंगा मैं, इस टाइप से पढ़ाऊंगा आपको कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो दिमाग है वो स्थायी बन जाएगा। और स्थायी बनाने का एक ही तरीका है कि आप प्रमुख प्रमुख चीज़ें पढ़ें। यों आपकी मर्जी है, आप भी सब समझदार होते हैं, जो हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं उनको सबको अपनी अपनी समझदारी है, लेकिन मेरी एक सलाह यही है कि आपको हिंदी साहित्य को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, शॉर्ट रूप में पढ़ना चाहिए, बस कुल मिला के ये। तो देखो, वार्ता साहित्यों में सबसे पहले अपन वार्ता साहित्य देखेंगे, वो है 84 वैष्णवों की वार्ता। पहले नंबर पर अपन देखेंगे 84, ऐसा कुछ भी नहीं नंबर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ 84 वैष्णवों की वार्ता। ये है आपकी 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की, वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता। देखो इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। 84 वैष्णवों की वार्ता के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि 84 वैष्णवों की वार्ता है, इसे लिखा किसने है। सवाल पूछा जाएगा आपसे, इसे लिखा किसने है। तो देखो लिखा किसने है, तो देखिए आप इनके जो रचयिता है वो आपको सभी को पता होगा शायद मेरे हिसाब से, और नहीं है तो आप देख लीजिए, गोसाई गोकुलनाथ। क्या नाम है? गोसाई, गोसाई गोकुलनाथ इनके लेखन करता है। गोसाई गोकुलनाथ, गोसाई गोकुलनाथ है। कब लिखी गई है ये, तो आप इसका अगर देखना चाहते हो तो 1625 ईस्वी। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इतना ये 1625 वगैरह पूछता नहीं है, केवल 84 वैष्णवों की वार्ता पूछता है। इसके लेखनकर्ता कौन है, इसको लिखने वाले कौन हैं? गोसाई गोकुलनाथ है। और इसमें 84 वैष्णवों की वार्ता में किसका वर्णन है, बस ये सवाल पूछता है, और ये किस भाषा में लिखी हुई है, बस दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसकी जो भाषा है वो भाषा तो आपको याद रखनी है, ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। ये बात ध्यान रख लेनी है, प्रमुख रूप से पूछी गई है बहुत बार। और इसमें वर्णन किसका है, तो आप वर्णन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो वर्णन आप राजाओं देखेंगे सीधा सीधा सा वर्णन है इसमें। आचार्य जो आपके वल्लभाचार्य के 84 शिष्य, वल्लभाचार्य
वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 84 शिष्यों का वर्णन है। किस में है ये? 84 वैष्णवों की वार्ता में शिष्यों का वर्णन है। ये लो साहब, ये आपको 4 चीज प्रमुख रूप से इसकी याद रख लेनी है। 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? गोसाई गोकुलनाथ के 1625 के लगभग लिखी गई है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और इसमें वर्णन किसका मिलता है? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का। क्लियर है। दूसरा जो वार्ता साहित्य आप पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर पर। वैसे नंबर कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपसे। 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। तो 252 वैष्णवों की वार्ता है, वो भी उसको भी लिखने वाले कौन है तो आपको पता हो जाना चाहिए। यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ भी लिखने वाले हैं वो कौन है। 252 वैष्णवों की वार्ता को वो लिखने वाले हैं यहाँ पर वही गोसाई गोकुलनाथ। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ है। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ है। कौन है? गोसाई गोकुलनाथ है। और टाइम इनका वही है जो पहले ऊपर लिख रखा है, 1625 ईस्वी। क्लियर है। अब देखो ध्यान से बात करते हैं कि इसकी भी भाषा कौन सी है सर। तो भाषा की बात करें तो वही आपको ध्यान रखना है जो ऊपर आपने लिखी है, भाषा वही है इसकी, ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और बात करें कि इसमें वर्णन किसका है सर, तो वर्णन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। विट्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र। विट्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र है। विट्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र है। तो देखो यहां पर आपको लिखना है विट्ठलाचार्य, विट्ठलाचार्य। तो विट्ठला जो चार्य है तो विट्ठलाचार्य के 252 कितने हैं? 252 शिष्यों का वर्णन है। 252 शिष्यों का वर्णन है। 252 शिष्यों का वर्णन है। किसमें? 252 वैष्णवों की वार्ता। तो आपको नाम पता चल ही रहा है वैसे भी कि 252 वैष्णवों की वार्ता ये किसने लिखी है या किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो कवि कह दे, लेखक कह दे, ठीक है ना, इसके ग्रंथकर्ता कह दे गोसाई गोकुलनाथ। और भाषा देखे तो ब्रज भाषा। और वर्णन किसका है? विट्ठलाचार्य के 252 शिष्यों का वर्णन है। बात समझ में आ गई क्या? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, शानदार है। तो प्यारे साथियों, ये 2 वार्ता साहित्य आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इसकी भाषा आपको ध्यान रखनी है। तीसरे वार्ता साहित्य के रूप में मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा भक्तमाल को, क्योंकि यहां से भी सवाल खूब पूछा गया है भक्तमाल। तो देखिए अपन देखेंगे, ये लिख दिया मैंने आपका भक्तमाल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है भक्तमाल किसकी रचना, सीधा ही पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो भक्तमाल किसकी रचना है ऐसे ही सीधा ही पूछ लिया जाता है। तो इसके तो बिल्कुल फेमस है हिंदी में ये नाभादास। किसकी रचना है? नाभादास, नाभादास की। नाभादास की रचना है। यदि समय की मैं बात करूं तो 1585 की 85-86 के लगभग की बात यहाँ पर मिलती है। 1585-86 के लगभग की बात मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे नाभादास की रचना कौन सी? भक्तमाल है। और इसमें किसका वर्णन है? तो 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है इसमें। 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पर देखो कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को जो कहा है वो भक्तमाल में ही कहा गया नाभादास की। सभी को पता होगा ये तो, है ना। और तुलसीदास के प्रति प्रमुख इसमें अगर देखें 316 छप्पे छंद, अगर और भी अंदर घुसना चाहो आप तो 316 छप्पे छंद है। कौन सा छंद है? छप्पे छंद है। छप्पे छंद का वर्णन है यहाँ पर। 316 छप्पे छंद है। और तुलसीदास को यहाँ प्रमुख विशेष रूप से इंगित किया है भक्तमाल में। यहाँ पर आपको तुलसीदास को अपने ग्रंथ में अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है ना। तो तुलसीदास को नाभादास ने कहा है अपने ग्रंथ का सुमेरु, अपने ग्रंथ का सुमेरु, अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है एक तो, है ना। किसको कहा अपने ग्रंथ का सुमेरु? किसके कहा है? तुलसीदास को। किसको कहा है? तुलसीदास को। इसके अलावा कलिकाल का वाल्मीकि, क्या कहा है तुलसीदास को? कलिकाल का वाल्मीकि, कलियुग का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि। समझ गए क्या? तो ये आपको
ये प्रमुख रूप से किसके बारे में ध्यान रखना है, भक्तमाल के बारे में ध्यान रखना है। तो क्लियर है आपको। अगला देखेंगे अपन, तो अगली बात करते हैं अपन भक्तमाल के बाद में आपकी एक रचना आती है कालिदास हजारा। क्या आती है? कालिदास हजारा। तो ये लिख दी मैंने कालिदास हजारा। ये जो वार्ता साहित्य है ये हिंदी साहित्य लेखन से पहले ही शुरू हो गए थे, तो इनमें ये छोटे छोटे जो वर्णन मिलते हैं इसके बारे में खूब पूछा जाता है। कालिदास हजारा ये रचना है, और इसके जो लेखन करता है, इसको लिखने वाले हैं, वो है आपके 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 कालिदास त्रिवेदी। एक बार 1 मिनट में कालिदास को सही लिखूंगा, 1 मिनट। सही शुद्ध आपका कालिदास ऐसे होगा। और यहाँ भी अपन देखेंगे कालिदास, तो कालिदास त्रिवेदी कौन है? कालिदास त्रिवेदी इसके लेखन करता है कालिदास हजारा के। तो ये एक छोटी सी रचना है, इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो 292 कवियों का संग्रह है, कोई खास बात नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो 292 कवियों का संग्रह है, 292 कवियों का संग्रह है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। 292 कवियों का संग्रह, केवल रचना के बारे में पूछा जाता है, केवल रचना के बारे में पूछा जाता है। कैसे कि कालिदास हजारा ये किसकी रचना है? तो कालिदास त्रिवेदी की है। अगर अगले साहित्य की बात करूं, वार्ता साहित्य की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर सीधा सीधा सा। तो एक लास्ट में आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब। क्या देखेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बात करूं मैं आपसे, तो गुरु ग्रंथ साहिब है ना आपका, ये गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? तो आपके अर्जुन देव। संकलनकर्ता कौन है इसके? अर्जुन देव है संकलनकर्ता। संकलनकर्ता इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके है गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव है। और इसमें देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसकी प्रमुख बात आपके सामने बिल्कुल ये याद रह जानी चाहिए आपको कि इसमें कबीर, नानक, रैदास और नामदेव। देखो कबीर, नानक, रैदास, नामदेव, नामदेव नामदेव आदि के पदों का वर्णन किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि संतों के जो पद है उनको संकलित किया गया है। तो कबीर, नानक, रैदास आदि संतों के पद है, आदि संतों के पद संकलित है, पद संकलित है। बताना कोई दिक्कत आई कि यहां तक आपको? 1% भी यदि आपको दिक्कत आई हो तो मुझे आप बता दीजिए। एकदम सरल है, एकदम सीधा है। तो ये आपने पढ़ा, प्रमुख जो वार्ता साहित्य है उनको आपने पढ़ लिया है। अब मैं आगे की यदि आपसे चर्चा करूं तो अपन जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक है ना, हिंदी साहित्य को लिखने वाले प्रमुख लेखक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहले गारसाद तासी को पढ़ेंगे। फिर गारसाद तासी का कौन सा ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। गारसाद तासी की प्रमुख प्रमुख बातें हैं, विशेषताएं हैं, आलोचनाएं हैं, उनको पढ़ेंगे है ना। इसके बाद में आप शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज को पढ़ेंगे। इसके बाद में आप जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ेंगे, मिस्र बंधुओं को पढ़ेंगे। ऐसे आप पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो साथियों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अपन ने यहाँ से जो पढ़ना चालू किया है ये कंप्लीट हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धति मैंने आपको बता दी है। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक और सामाजिक पद्धति है। इसके बाद हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास बता दिया है। वास्तविक शुरुआत है हिंदी साहित्य लेखन की, वो 19वीं सदी से हैं। इसके बाद में मैंने मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्यों को आपको बता दिया है। 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल और आपके कालिदास हजारा, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा अन्य मिलते हैं, लेकिन सवाल यहाँ तक से ही प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं साथियों। और कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप ऐसी ही
अगर मेरी सेवा आप चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता रहूं, मस्ती से पढ़ाता रहूं, आप मस्ती से पढ़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली क्लास आपको मिलती चलेगी। अगर आपका रेस्पॉन्स मिलता चलेगा साथियों तो मैं आपको पढ़ाता चलूँगा आगे भी। ठीक है साथियों, तो आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखें सबके सब के सार और क्लास चाहिए आपकी, तो मैं आपको क्लास आगे बढ़ाता चलूँगा साथियों। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद साथियों।